नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इग्नो एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में एमएसटी 11 के दिए गए कहानियों में दूसरी कहानी लेने जा रहे हैं। यह कहानी अखिलेश जी द्वारा लिखित है। अखिलेश जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के साठोत्तरी कहानी युग के एक महत्वपूर्ण कहानीकार माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ समकालीन कहानी लेखकों में उनका नाम आता है। चलिए आज की उनकी यह कहानी शुरू करते हैं। बायोडाटा। नवंबर में न अधिक सर्दी रहती है न अधिक गर्मी। गांव में गन्ना, गंजी, मटर का नाश्ता शुरू हो जाता है। सब्जियां अपेक्षाकृत सस्ती और सुलभ रहती है। बिना चाकू की मदद से छिल जाने वाली गोल आलू चलने में आ जाती है। इतना ही नहीं, रात में पेशाब करने के लिए खुले में निकलने पर जगत विराट और रहस्यमय लगने लगता है। इसी स्वस्थ मौसम में राजदेव ने सावित्री की मांग में सिंदूर डालकर वधू बनाया था। उस क्षण उस असीम भावुकता, उदात्तता और आस्तिकता से ओतप्रोत था। उसे यकीन हो गया था राजनीति में लगातार ढुनमुनियां खा रही उसकी किस्मत अब पलटकर सर पर धावक हो जाएगी। वह खुश था। अभी तक मेरे पास अपना डगमगाता भाग्य था, पर अब सावित्री का होनहार मुकद्दर भी होगा। वह गुनगुनाया था। हम दो नावों के पथिक एक हुए और अपना ब्राउन कलर का जूता कसने लगा था। लेकिन इस वक्त वह खिन्न और परेशान था। वह स्वयं पर झुंझला रहा था कि आखिर उसने क्यों सावित्री को मैके भेजा। थोड़ी देर पहले तक वह प्रसन्नता से गदगद, जबकि अब खिन्न और परेशान था। बात यह थी कि स्टेट की पॉलिटिक्स उसे पुकार रही थी, लेकिन जेब में पड़ा सावित्री का पत्र दिमाग में बार बार टनक रहा था। वह तलखी से, मेरी बीवी जी ने पत्र लिखा। बड़ी आई पत्र लिखने वाली। सावित्री ने मैके से जो पत्र लिखा था उसका मुख्य अंश था, प्राण प्यारे, अब आपकी पापा बनने का समय बहुत नजदीक है, पर क्या कहूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, कैसे ठीक रहे। वह तो हमेशा आप पर लगी रहती है। मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कि जल्द से जल्द आ जाइए। डॉक्टर और बुजुर्ग जिस तरह मुंह बनाते हैं उसे देखकर मुझे डर लग रहा है कि कुछ भारी गड़बड़ है। सो आप आ जाइए जरूर। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारी औलाद सबसे पहले अपने पिता अर्थात आपको देखे, तो आपको मेरी कसम, अपनी प्राण प्यारी की कसम, आइए जरूर। तृणाभिलाषिनी, आपकी सेविका सावित्री। राजदेव ने चलते चलते एक सुनसान में पत्र निकाला। उस पर घूंसा मारते हुए बड़बड़ाया, यह पत्र है या कविता। अचानक वह इस तरह चुपचाप हो गया जैसे अभी कुछ बोला ही नहीं था। दरअसल वह सावित्री और मोती सिंह के द्वंद्व को सुलझाने की तरकीब निकालने में दत्तचित्त हो गया था। मोती सिंह सत्ता पार्टी की युवा शाखा के अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए। गृह जनपद में उनके 4 शागिर्द थे। एक उनके अध्यक्ष बनने के पहले ही प्रतिद्वंदी गुट में जाकर पछताने का काम कर रहा था। 2 क्षत्रिय थे। मोती सिंह का दृढ़ मत था, राजनीति में बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाना, अपने को ही बांस करना। अतः उनकी दृष्टि चौथे शागिर्द राजदेव पर टिकी। राजदेव ने उसको कृपालु कहा और स्वीकार किया। मेरा भाग्य कमल आपके वरदहस्त से लिखने वाला है। भक्साले। मोती सिंह भड़क गए। कभी तुम्हारा भाग्य कमल की तरह है? नहीं, कदापि नहीं अध्यक्ष जी, वह कीचड़ है, शुद्ध कीचड़। माफ कर दे। राजदेव गिड़गिड़ाया तो मोती सिंह बोले, ज्यादा डायलॉगबाजी न झाड़ो, जाओ कुछ माल पानी का जुगाड़ फिट करो। दिल्ली में हफ्ता 10 दिन रहना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद से सबकी लेडी तर करनी हो, तब ठुकेगी तुम्हारी प्रदेश सचिवालय की नियुक्ति पर पक्की मोहर। उसके सामने विकराल समस्या मुंह बाएं खड़ी कि माल पानी का जुगाड़ कैसे हो। उसने निश्चय किया कि वह माँ भाभी के गहने चुरा लेगा, फिर खकार कर कहेगा, अगर कोतवाल ने हफ्ते भर में चोर न पकड़ा तो बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगा बच्चों का। लेकिन इस उपाय को उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा, क्योंकि कहीं से कुछ रुपए चपेट में आ गए थे। जेब में पड़े सावित्री के
पत्र ने अंगड़ाई ली और वह झुलस कर राख हो। हालांकि वह सावित्री के स्वास्थ्य और संतान जन्म की अवहेलना करने में निपुण था, लेकिन दो झंझटें उसे उलझन में डाल देती। एक बचा खुचा नैतिक बोध उसे चित्त कर देता, सावित्री की चिट्ठी पाने के बाद भी दिल्ली जाना नीचता हो। दो राजनीति में सब एक दूसरे के दुश्मन हो, कुत्ते की तरह पोल पट्टी सूंघने के लिए मारा मारा फिरते हैं। अब सावित्री या बच्चे दोनों को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए और वह दिल्ली में रहे तो इसे हमारे खिलाफ हथियार बना लेंगे भाई साहब लोग। और कहीं यह लेटर हाथ पड़ जाए, उसका हाथ जेब में चला, जेब में जाकर वह थरथराने लगा। वह पत्र को मसलता रहा। अचानक उसे झपटके से बाहर निकाला, सड़क के किनारे आया, उसकी चिंदी चिंदी की ढलान पर फेंका और बिखरे हुए उन कागजों के टुकड़ों पर मूतने लगा। मूत लेने के बाद वह इस तरह प्रफुल्ल हुआ जैसे उसने पेशाब नहीं अपनी सांसद विसर्जित की है। ना मालूम ऐसा था अथवा नहीं, पर यह जरूर था कि एक तरकीब सूझ गई थी, अनोखी और बुद्धिमता से भी पूरी। उसने तय किया था कि घर पहुंचकर सावित्री को पत्र लिखेगा, जिसका मजमून होगा, दुनिया में सबसे प्यारी और न्यारी मेरी सावित्री, इतने दिन हो गए तुम्हारा कोई हाल चाल नहीं मिला, कम से कम 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड ही डाल देती। आखिर मेरे किस कसूर की सजा दे रही हो तुम? मैं बेकरार हूँ। तुम्हारे सुंदर सुंदर मोती जैसी लिखावट देखने हमारे होने वाले, उसका ख्याल रखना, अपना तो रखना ही। दिन रात तुम्हारी याद सताया करती है। वह मुस्कुराया। उसने सावित्री को एक ठेठ गाली दी और हंसने लगा। उसके दांत चमक रहे थे। हालांकि न वह काला था और न ही इस समय रात थी, पर लगता था जैसे घनी रात में किसी काले चेहरे के दांत चमक रहे। वह इन दिनों अक्सर अपनी 36 की उम्र को खोजता था, जिसमें वह विवाहित हुआ था। दरअसल उसने 22 की उम्र में प्रतिज्ञा की थी, शादी तभी करूंगा जब राजनीति में कुछ कर गुजरूंगा, यानी कि कुछ नहीं तो जिला स्तर का कोई पद प्राप्त कर लूंगा। लेकिन वह 35 वर्ष का हो चुका था और पदहीन था। स्थिति यह हो चुकी थी कि फर्क इतना मुश्किल हो गया था कि वह पद राजनीति के लिए चाहता है अथवा विवाह हेतु। वस्तुतः उसके जीवन में विवाह और राजनीति के विभाजक रेखाएं धुंधली होकर आपस में गड़मड़ करने लगी। कई बार दिमाग में आया कि झूठ मूठ में घोषणा कर दे। दुर्गा माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिया और कहा कि रे राजदेव, तू हमारी बेटियों का अनादर कर रहा है। जा, जब तू मेरी किसी बेटी से ब्याह करेगा तभी राजनीति में सफलता पाएगा। पर अंततः उसे यह योजना सटीक नहीं लगी। एक से एक घाघ साले इस फील्ड में हैं, तुरंत भाप जाएंगे और मजाक बनाएंगे। अजीब दशा थी अभागे राजदेव मिश्र की। कुंवारा था, क्या हुआ? प्रेम एवं वासना की बिल्कुल निर्धनता नहीं थी। इन निधियों से ठसाठस था वह, लेकिन शरीर पर नेता का बाना था और आत्मा में राजनीति तरक्की की दरकार। नतीजन वह अपनी प्रेम एवं वासना की संपदा का विनिमय करने में असमर्थ था। कितनी कारुणिक दशा थी। वह अभी तक मोहब्बत से बेदखल था। महज एक बार थोड़े से वक्त के लिए कुछ इंतजाम हुआ था, मगर वे रेल मध्यम चल रही थी कि ऐसा पटरा हुआ कि जिंदगी की दिशा बदल गई। हुआ यह था, वह उम्र में 22वें जाड़े में था, तभी भाई की शादी हो गई। शादी बड़े भाई की हुई, लेकिन जीवन राजदेव का बदल गया था। वह पालतू कुत्ते की तरह भाभी के पीछे पीछे लगा रहता था। उनका छोटा मोटा कार्य करके उसका हृदय अनुपम तृप्ति से भर उठता और वह गर्व का अनुभव करने लगता था। भाभी भी अपने पिछलगू देवर का विशेष ध्यान रखती थी। उसके कपड़े साफ कर देती थी और हौके मौके 2-4 रुपयों की बख्शिश पकड़ा देती। इतना ही नहीं, बात बेबात वे उसे देखकर मुस्कुरा भी देती। उसे लगा भाभी उस पर फिदा है और वह एक दिन भाई के ऑफिस जाते ही भाभी की गोद में लुढ़क पड़ा। ये क्या हरकत है? भाभी आग बबूला हो गई। भाभी, वह बहाना पेश करने लगा, मेरे सिर में जुआ पड़ा है, खोज दो। जब तुम्हारी मेहरी आ जाएगी तो उसी से जुआ चिल्लर खुजवाना। भाभी ने घृणा से कहा, और
ऐसा धक्का दिया कि राजदेव मिश्र ढहकर नीचे आ गया। उसी शाम पिता उसे लाठी से वे मारते और कहते, और जुआ निकलवाओगे सरऊ। इस हादसे ने राजदेव को छिछोरेपन की दुनिया से खींच आत्मलोचन की प्रक्रिया में डाल दिया था। उसके सम्मुख लांछना के शूल तीर तलवार थी, जबकि वह बेबस और निहत्था था। उसने खुद को मर्माहित अनुभव किया और सुबकने लगा। आंसू थमे तो वह नूतन राजदेव था। उसे दिव्य ज्ञान हो गया था कि इस अपमान की भरपाई तभी हो सकती है जब वह कुछ बनकर दिखा दे लोगों को। उसने तय किया वह कुछ बनकर दिखाएगा और परिवार वालों के गाल पर उल्टा झापड़ मारेगा। क्या बनना है इसके बारे में उसके विचार स्पष्ट थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था कि उसे नेतागिरी करनी है, क्योंकि उसने जान लिया था कि सुख की सर्वोत्तम मलाई राजनीति के दूध में पड़ती है। पहुंचे हुए नेता हो तो चोरी कराओ, स्मगलिंग कराओ, कत्ल कराओ, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बलात्कार करो, रंडीबाजी करो, प्यार करो या वासना, दारू पियो, कानून की ऐसी की तैसी कर दो, कोई खौफ नहीं। पुलिस, पीएससी हो, हाकिम हुक्काम हो, डाकू बदमाश हो, सब हाथ जोड़े मिलेंगे। ईश्वर की अनुकंपा से माल पानी की कमी नहीं। इंजीनियर वगैरह का ट्रांसफर करा दो तो चांदी, रुकवाओ तो चांदी। चुनाव का पैसा है उसमें खसोट लो, सूखा बाढ़ का पैसा है उसे हड़प लो। यहाँ भौजाई से जुआ खोजवाने में लात खानी पड़ी, वहाँ सैकड़ों हसीनाएं हासिल हो जाएं। चाहे जितने गुलछर्रे उड़ाओ, कोई चू चपड़ करने वाला नहीं है। ऊपर से फायदा की पब्लिक में दबदबा भी, हमेशा जय जयकार होती रहे। काम कुछ खास नहीं, बस कुर्ता पैजामा पहन लो और मौका पड़ने पर भाषण झाड़ दो। वह कल्पना में भाषण करने लगा। भाइयों और बहनों, सज्जनों और देवियों, कल्पना में ही उसने पाया कि भाई घूस लेते पकड़ लिया गया और हवालात में बंद है। भाभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, मेरे नेता देवर, छुड़ा लो मेरे पति अर्थात अपने भाई को। भाभी उस पर लुढ़की जा रही है, लुढ़की जा रही है। उसने झिटक दिया, हम पर न लुढ़को, हमारे सिर में जुआ और बदन में चीलर है। भाई साहब, भाभी गई और पिता आ गए। उन्होंने उससे मिलने की पर्ची पर अपना नाम लिखकर भेजा। उसने नौकर से कहा, जाओ कह दो कि अभी मैं जुआ निकलवा रहा हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। 3 दिन बाद आए तो मिलने पर विचार करूँगा। भाई को तो उसने पहचानने तक से इनकार कर दिया। वह शनै शनै कुर्ता पहन रहा था, शनै शनै पैजामा पहन रहा था। वह जेबदार बनियान पहनना भूल गया था। कुर्ता उतारकर जेबदार बनियान पहन रहा था। उसने पलकें झपकाई, उसने पलकें उठाई और प्रतिज्ञा की, अब मैं अपनी मेहरी से जुआ खुजवाऊंगा और चीलर भी, लेकिन तब जब नेता बन जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं शादी तभी करूंगा जब राजनीति में कुछ कर गुजरूंगा, यानी कि कम से कम जिला स्तर पर कोई पद हथियार लूंगा। वह केंचुल से निकल रहा था, वह केंचुल से घुस रहा था, केंचुल में घुस रहा था। केंचुल से निकलकर वह रेंग रहा था। राजनीति की उबड़ खाबड़ डगर पर रेंगते रेंगते राजदेव के बाल झड़ने लगे, आंखों की ज्योति मंद होने लगी, दांत पायरिया के घेरे में आ गए, मसूड़े फूले रहते और दबने पर मवाद फेंक देते। अब उसे अधिक मेहनत पर हल्की थकान लगने लगती थी। 36 की उम्र में वह काफी कुछ थक गया था। इसलिए जब जिला मंत्री बना तो शुभचिंतक बधाई की जगह यह मशवरा देने लगे, अरे राजदेव, अब शादी कर ही लो, ज्यादा टाल मटोल करोगे तो बाद में होगी ही नहीं तुम्हारी मैरिज, टापते रह जाओगे। राजदेव को दान दहेज खास हासिल नहीं हुआ था, पर वह संतुष्ट था। चलो शादी हुई, नहीं जिंदगी भर रड़ुआ बना व्याकुल घूमता रहता।
प्रेम और वासना का दलिद्दर घेरे रहते। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि उसके जीवन के हंसी खुशी के गुब्बारे में सावित्री की नेमत पंप कर रही थी। कोई दोस्त मिलता, राजदेव कहता, अरे भाई एक दिन इधर आओ, अपनी भाभी के हाथ की चाय पियो। चाय बुजुर्ग मिलता तो वह कहता, आइए एक दिन अपने बहू को आशीर्वाद तो दीजिए। राजनीतिक हमजोलियों के बीच उसने घोषणा कर दी थी, मैंने दहेज नहीं लिया है और एक गरीब लड़की का उद्धार किया है। वह अपनी इस गप पर मुग्ध होता और अकस्मात दहेज प्रथा के विरुद्ध संक्षिप्त भाषण करने लगता है। वह कहता, भारतवर्ष के नवयुवकों को बाल विधवाओं और विपन्न कुंवारी कन्याओं के उद्धार के लिए आगे बढ़कर महानता की मिसाल कायम करनी चाहिए। मुझे देखिए, मैंने तो दुखियारी की जिंदगी संवार दी। मेरी बीवी सावित्री आज सुखी है और मेरा एहसान मानती है। वह अपनी इस मुक्ति पर गदगद था और सोच चुका था टिकट के लिए अपने बायोडाटा में जोड़ देगा कि उसने विपदा की मारी एक लड़की को बिना दान दहेज अपना बनाकर सेवा की है। वह बुदबुदाता, हे भगवान मुझ पर कृपा दृष्टि डालकर टिकट दिलवाओ। जिला मंत्री की पोस्ट कोई पोस्ट होती है ससुरी, अनुकंपा करो प्रभु। मैं पानी तो पानी, सावित्री के पुण्य से भी एव मस्तु बोलो। सावित्री पर वह फिदा था। एक तो उसके भाग्य से बाउमित, दूसरे वह 36 वर्षों का एक ऐसा अतृप्त कामुक था जिसका विवाह हुए आधा साल भी नहीं हुआ था। सावित्री की एक एक अदा उसे फिरकी की तरह नचाती। मसलन वह रसमलाई पसंद करती थी, अतः वह अक्सर कुल्हड़ में रसमलाई छुपा कर लाता और रात में बिस्तर पर मनुहार करके खिलाता। बाजार में कभी वह केथा तलाशता हुआ मिलता तो कभी टिकिया का दोना बनाता हुआ वह इस खाद्य पदार्थों को तस्करी के सामान की तरह सनसनीखेज लुका छिपी के लाता और एकांत में सावित्री के मुंह में डाल देता। दोस्तों ने घोषणा कर दी, राजदेव की राजनीति बीवी के पेटीकोट में घुस गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि राजदेव की राजनीतिक मृत्यु हो चुकी है और वह जोरू की गुलामी में जीवन यापन करेगा। लेकिन परिवार के लोग प्रसन्न थे कि लड़का रास्ते पर आ रहा है। भाभी मुस्कुराती कि लालाजी अब मेरी गोद में नहीं लुढ़केंगे जुआ खुजवाने को। वह उदास हो जाती कि लालाजी पूरे 14 बरस कैसी बेरुखी बरतते हैं, कहाँ हर दम छुछुआते रहते हैं और कहाँ 14 बरस बोले नहीं। लेकिन वह संघर्ष संतुष्ट थी कि लालाजी की जिंदगी अब सुधर रही है। पर राजदेव की जिंदगी के सुधरने में कुछ बाधा मूलक तत्व थे। जैसे एक दिन सावित्री मांग कर बैठी, हमको एक ठो बढ़िया साड़ी खरीदे दो ना। खरीद देंगे। वह कैसे बतलाए कि रसमलाई टिकिया इत्यादि से तो प्रेम का सबूत दिया जा सकता है, पर साड़ी भेंट करना तभी मुमकिन है जब दंगा फसाद में कोई दुकान लूट जाए। यह दिक्कत आती ही नहीं यदि सावित्री को बतला देता कि वस्तुतः वह आर्थिक दृष्टि से एक जीर्ण शीर्ण चिरकुट इंसान है। उल्टे वह फोकस मारता था कि उसके जीवन में पैसे की झमाझम बारिश हो रही है। शायद इसीलिए सावित्री की छोटी बड़ी चीजों की फरमाइश के जवाब में वह उत्कृष्ट बहाने पेश करता, जैसे कि एक गरीब के बेटे को इलाज के लिए लंबी रकम दान करने के कारण उस वक्त उसका हाथ खाली हो जाता। इसी तरह कभी चेले चपाड़ों को कपड़े सिलवाने, कभी उनकी खुराकी में पैसे खर्च हो जाते। चंदों में तो अच्छी खासी रकम वह अक्सर फूंक चुका होता। तो इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं को वह ढाल बनाता और सावित्री की हथेली पर कभी भी सम्मानजनक धनराशि न रखता। उल्टे वह शादी के समय प्राप्ति सावित्री की मुद्रा को दिन प्रतिदिन क्रमशः हड़प रहा था। वह कमा कुछ नहीं रहा था, पर खर्च पूरे मनोयोग से कर रहा था। सावित्री अधिक हुज्जत करती तो वह चिड़चिड़ा
उठता। उफ, तंग आ गया मैं, सिर भन्नाने लगा है। नतीजन रात को सावित्री तेल डालकर उसके सिर की चंपी करती। पैर तो वह रोज दबवाता था, मगर जब हर्षित रहता तो न चंपी कराता न पैर दबवाता। पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि वह हर्षित नहीं था, फिर भी उसने न चंपी कराई और न पैर दबवाए। सावित्री पास खिसकी तो वह दूर खिसक गया, वह और पास तो वह और दूर। जब वह एकदम किनारे पहुंच गया तो उठ बैठा और नाक में उंगली डालकर सोचने लगा। वह उद्विग्न दिख रहा था। दरअसल उसे राजनीति की याद सताने लगी थी। उस पर पुनः राजनीति का नशा चढ़ने लगा था। वह छटपटा रहा था कि कब तक गृहस्थी का घुइयां छिलता रहेगा और मंजिल से दूर होगा। उसके हृदय में सूखती उठती, हम लोगों के लिए राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखेल। जो रखेल को जीवन संगिनी समझता है, लक्ष्य सदैव उससे दूर रहता है। वह छटपटाता कि इस उम्र में लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि वह बीवी की चरण रज धोकर पीने में जुटा हुआ है। उसने अपने को धिक्कारा और राजनीतिक चर्या को समर्पित हो गया। पार्टी ऑफिस पहुंचकर बोला, अब तक मैं भ्रमित था, अब मैं फिर से अपने घर वापस आ गया हूँ। अब वह लगातार देर रात आता था और सुबह पूजा पाठ के बाद निकल जाता था, पर वह सावित्री के पास ऐसे आता था जैसे ट्रक ड्राइवर कहीं मुंह मारने जाता है। सावित्री पति की बेरुखी से थर थर कांपती। वह सो जाता तो रोती। वह रोती कि उसका कसूर क्या है। प्रभु से विनती करती कोई ऐसा अवसर आए कि उसका पति खुश हो जाए। जल्दी ही अवसर आया। उसके गर्भ द्वार पर शिशु ने दस्तक दी। वह पहले डरी, फिर चिंतित हुई और फिर खुशी के झरने में नहाने लगी। इस खुश खबर को उसने राजदेव की आंखों में आंखें डालकर बताया, उसके कानों को अपने चिकने पेट पर लिपटाकर सुनाया, नाली में उल्टी करके दिखाया। राजदेव ने इच्छा प्रकट की थी, मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा ननिहाल में जन्म ले, सो तुम मैके चली जाओ। मैं मैके नहीं जाना चाहती, मैं तो आपके पास रहूंगी, वहाँ तुम्हें आराम रहेगा। दुलारी बिटिया हो, सब ख्याल रखेंगे तुम्हारा और पेट के बच्चे का, राजदेव ने समझाया। तो आप लोग ख्याल नहीं रख पाएंगे? वह सुबकने लगी। राजदेव ने प्यार से समझाया, जैसे नए या तुरंत आजादी पाए देश होते हैं, है ना, वे विदेशों से मदद लेते हैं ना। यही जानो कि हम नए मियाँ बीवी होने वाले बच्चे के लिए उसके ननिहाल से मदद ले रहे हैं। सावित्री ने डबडबाई आंखों और मुस्कुराते होठों से अपने सामान्य ज्ञान का परिचय दिया। लेकिन विदेशों से मिली मदद भी कर्ज होती है। ऐसे तो हमारी औलाद जन्मते ही कर्ज में घिर जाएगी, पैदा ही वह कर्ज में डूबी हुई होगी। देखो, ज्यादा विदेश नीति न झाड़ो, मैं कहता हूँ कि मान जाओ। राजदेव ने कुछ क्रोध, कुछ प्यार से कहा, पर वह उसी प्रकार सिकुड़ी रही। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वह झुंझला गया। फिर भी कुछ न बोली। तो तुम मानोगी नहीं? नहीं। दांत पीसते हुए उसने धमकी का लाल मिर्चा झोंका। नहीं। वह भड़क गया। ठीक है, देखता हूँ कैसे नहीं जाती हो। मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ, तुमने मुझे समझा नहीं है। मेरी कमीनगी अभी देखी कहाँ है। मैं किसी बात पर अड़ जाता हूँ तो फिर अड़ ही जाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें जाना पड़ेगा, एक नहीं 1000 बार जाना पड़ेगा। उसे खांसी आ गई। खो करने के बाद वह पुनः तड़का। मैं किसी को आसमान पर चढ़ा सकता हूँ तो उसे धरती पर पटक भी सकता हूँ, कुतिया कहीं की। सावित्री जब मैके के लिए विदा हो रही थी तो सचमुच वह एक लाचार, पिटी और थकी हारी कुतिया की तरह कू रो रही थी। बाहर रिक्शा खड़ा था और भीतर अपने कमरे में रो रही थी। राजदेव सोच रहा था, सावित्री अभी उससे लिपटकर फूट रोएगी, पर उसने केवल अपना सिर पति के बाएं कंधे पर धीरे से रख दिया और कुतिया की तरह कू रोने लगी। राजदेव को कुछ न सूझा तो वह स्वामी विवेकानंद की तरह सीने पर हाथ बांधकर और बोला, चुप रहो, बच्चे का ख्याल करो, रोते नहीं।
पर सावित्री थी कि कुतिया की तरह कू कू रोए जा रही थी। उसकी आंख के कुछ आंसू रामदेव की छाती पर टिकी दाई हथेली के ऊपरी हिस्से पर इकट्ठा हो गए। अगली सुबह सावित्री घर में नहीं थी और राजदेव को लग रहा था हथेली के वे आंसू सूखे नहीं हैं। वह जगह अभी भी भीगी हुई है। वह बार बार उस स्थान को अपनी आंखों से स्पर्श कराता और भावुक हो जाता, अपने बाल नोचता और फुसफुसाता, मैं पापी, मैं पापी। वह अपने कमरे में घुसता तो सूना महसूस करता। हालांकि सभी कुछ उसी तरह था, केवल एक बक्सा नहीं था, पर लगता ऐसा था कि कमरे की छत कुछ नीचे खिसक आई है और कोई दीवार कम हो गई है। वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया। वह देर तक सोता रहा। शाम को नींद खुलने पर उदास था और तरोताज़ा था। उदास कम था, तरोताज़ा ज़्यादा था। उसने जोर की अंगड़ाई ली और सोचा, चलो कुछ लोगों की चमचागिरी कर आए। वह अविराम चमचागिरी कर रहा था, लेकिन सावित्री के पत्र ने अवरोध पैदा कर दिया था। मगर सावित्री को भेजने वाले पत्र के मजमून ने अब सब समतल कर डाला था। वह मुस्कुराया, क्या आइडिया है, साफ मुकर जाएगा। कहेगा कि उसे तो पत्र मिला ही नहीं, उल्टे खुद तोहमत लगाएगा, मेरी तुम्हें परवाह नहीं। वह तृप्त और उल्लसित था। उसने सावित्री को पत्र न भेजने की शिकायत लिखकर पत्र पेटिका में डाल दिया था और अनवरत प्रदेश सचिव बनने के उत्साह में हिल रहा था। हृदय में इच्छा उठ रही थी कि बचपन की प्रार्थना गुनगुनाए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। पर तभी यह तार कमसून। सावित्री ने उसे तुरंत बुलाने के लिए तार कराया था। कमसून। उसके होंठ विद्रुप से टेढ़े हो गए। अंग्रेजी पेलती है। विपत्ति के घिरे अभागे की तरह उसने सिर थाम लिया। अब क्या होगा? एक लंबी सांस खींची और उसे छोड़ते हुए कहा, अब क्या होगा? तार वाले ने दस्तखत करा लिया था, इसलिए वह फंसा पा रहा था। तार चिट्ठी की तरह बेसबूत नहीं होता। निरीह खांसी की तरह उसकी घिघी बंद गई थी। वह तीसरी बार बुदबुदाया, अब क्या होगा? मोती सिंह ने कहा है किसी दिन किसी भी समय दिल्ली यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। लखनऊ तक ट्रेन के एसी डिब्बे में, फिर हवाई जहाज का सफर। वह चहचहाया, सचिव न भी बने, जहाज पर तो उड़ लेंगे अपने राम। वैसे मोती सिंह के कारण सचिव पद भी थोड़ा करीब खिसक आया है। एक बार उसे प्रदेश की राजनीति में घुसने का मौका मिल जाए तो दिखा दे अपना हाथ जगन्नाथ। सबसे पहले तो संगठन में जगह जगह अपने आदमी फिट करेगा। इसके बाद मोती सिंह को 4 लात लगाएगा और खुद अध्यक्ष हो जाएगा। इलेक्शन में युवा शाखा कोटे से टिकट पाएगा, फिर एमपी, उपमंत्री, राज्य मंत्री। उसे सावित्री की बात याद आ गई, जो कहती थी तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, इसके लिए मैं व्रत रखूंगी। कितना प्यार करती है वह मुझको। उसे अपने पर ग्लानि हुई और सावित्री पर प्यार। कैसे वह दुख में भी हंसती रही। मैंने कितना भी सताया, गुस्सा किया, बेइज्जत किया, झूठ बोला, चूर्ण की, कैसे हमेशा मेरे फरेब पर भरोसा करती रही। कैसे सारी रसमलाई गप गप खा जाती और मैं खुश होकर देखता रहता था। नामालूम कैसी तबीयत होगी बेचारी की। कमसून लिखकर मुझे पुकारा है। मुसीबत की मारी ने मुझे बुलाया है। मैं जरूर जाऊंगा। कोई भी ताकत अब मुझे ससुराल जाने से रोक नहीं सकती। मैं सचिव पद को भाड़ में झोंकूंगा और पत्नी के पास पहुंच जाऊंगा। कभी न चुकाने वाले उधार का प्रबंध करूंगा। मिठाई, फल, मेवे, कपड़े खरीद कर ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी। वह हंसा। कितना सरल है खुश करना। ऐसे ही अगर पार्टी के आला नेता खुश हो जाते तो मजा आ जाता। बस वे चुटकी बजाएं तो मुझको लाल बत्ती वाली कार मिल जाए। अर्दली और अंगरक्षक भी ससुरे सेवा करते रहे। कौन ठीक, प्रदेश सचिव बनने के बाद मिनिस्ट्री ना सही जल्दी। निगम की चेयरमैन
मैनी ही अपने तंबू के नीचे आ जाए। तब भी तो लाल बत्ती, बंगला, फोन वगैरह का बंदोबस्त पक्का समझो। खसौट लूं सब रुपया, हड़प कर कंगाल कर दूंगा निगम। किसी दूसरे नेता को जाने का मन नहीं होगा, फिर उस कुर्सी पर जो भी हो, मोती सिंह की कृपा से भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। मगर यह सावित्री की बीमारी टपक पड़ी, वह भी ऐसे नाजुक वक्त में। फिर सुपरफास्ट स्पीड में चिट्ठी और यह तार, वह बरस पड़ा। आखिर इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत थी? और अगर भूल से चूक हो गई तो बीमार होने की क्या जरूरत? लेकिन यहाँ मम्मी बनने का शौक चर्या था ना। कुछ नहीं, बस मेरी किस्मत के रास्ते में रोड़ा खड़ा करना था। बड़ी चली आई, कम सून वाली। अब तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा ससुराल। मुझे चिढ़ हो गई है, नहीं जाता। देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ देता है। लेकिन यह तार मुझसे दस्तखत करा लिया था तार वाले ने। नहीं जाता तो दुश्मन कहीं इस्तेमाल न कर लें। क्या करे वह रुआसा सा हो चला। उसने कुर्ते की जेबों में अपने हाथ डाल दिए और पैर हिलाते हुए सोचने लगा। वह सोचता रहा कि मुस्कुरा उठा। मैं ऐसी हिकमत करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यह एक नेता की बुद्धि है जो हर मुसीबत का हर ढूल ही लेती है। उसने अद्भुत मेधा का परिचय दिया। उसने लिखा, मेरी प्राण प्यारी, बड़े पशोपेश में हूँ। दरअसल जब तार वाला आया तो मैं टट्टी घर में था। अम्मा नहा रही थी और भाभी सब्जी लेने गई थी और कोई घर में था नहीं, सो मैंने ही बाहर आकर दाएं हाथ से तार लेकर कुर्ते में रख लिया। सोचा हाथ मांज कर पढ़ूंगा, लेकिन तभी चेले चापड़ आ गए तो तार की ताबत भूल ही गया मेरी जान। फिर मुझे क्या पता कि तुम्हारा तार है, या तो तब पता चला जब धोबी ने कहा, भैया ई कुर्ते में एक कागज था। अब दुर्भाग्य देखो, सारी लिखावट धुल गई थी। खाली तुम्हारा नाम कुछ कुछ पढ़ने में आ रहा है। कोई खुशखबरी ही भेजी होगी, पर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। यह सोचते ही दिल कांप जाता है। इसीलिए यह पत्र अपने एक विश्वास पात्र चेले के हाथ भिजवा रहा हूँ। जवाब इसी के हाथ भिजवा देना। मैं खुद आता, पर एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है। बड़ा फायदा होना है, लेकिन मैं अपने लिए थोड़े ही यह सब कर रहा हूँ। यह सब तो मैं बच्चे और तुम्हारे जीवन की बगिया में खुशियों के फूल बिखेरने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर जान न्यौछावर करने वाला राजदेव। पत्र लिफाफे में बंद हो गया था। राजदेव ने 4-6 नौजवानों का चारा दिखाया था। मैं प्रदेश सचिव बना नहीं कि तुम जिला सचिव बने। इस कृपा कथन के पीछे मकसद था कि वह पद पाक दिल्ली से लौटेगा तो ये चिरकुट शहर में स्वागत का इंतजाम पाती करेंगे। भीड़ भाड़ इकट्ठी करके जय जिंदाबाद लगवाएंगे। बाद में इनमें से कुछ को उप सचिव बनाकर सचिव बनने के चक्कर में हमेशा पापड़ बेलवाएगा। इन्हीं में से एक टुटपुजिया को उसने लिफाफा पकड़ा कर आवश्यक निर्देश दिए और कहा, ये लेटर पहुंचाकर आराम से आना। मैं कल शहर में रहूंगा नहीं, परसों मिलना। टुटपुजिया चला गया तो वह मुस्कुराया, परसों घंटा मिलोगे। कल दोपहर ही तो दिल्ली के लिए चल पड़ूंगा। लखनऊ तक एसी डिब्बे में, फिर जहाज से, राजा जहाज से उड़ूंगा। एयर होस्टेज पर नजर गड़ाऊंगा तो हटाने का नाम नहीं लूंगा। एसी डिब्बे में कोई हुस्न की मलका रही तो आंख सेकते हुए रास्ता गुजार दूंगा। प्रदेश सचिव बनने के बाद चुनाव की तैयारी करनी है, यानी कि धन धान्य इकट्ठा करना है। और असल है, गुंडों बदमाशों की लंबी फौज खड़ी करूंगा। सब बूथों पर कब्जा करवा लो, किला फतेह। बहुत हुआ, मुकदमा ठुका, वहाँ भी कौन इंसाफ है। हो भी क्या फर्क, फैसले तक तो अगला इलेक्शन आ जाएगा। यदि मैं मंत्री बन गया तो फिर क्या कहने। अपने क्षेत्र में योगी मुनि रहूंगा, पर बड़े बड़े शहरों में अय्याशी का नंगा नाच खेलूंगा। मेरी प्रेम तथा वासना की जो नदियाँ सूख चली हैं, फिर भर जाएगी। अच्छा, मैं अपनी ब्लैक मनी छिपाऊंगा कैसे? फैक्ट्रियों में, विदेशी बैंकों में। फिर भी
इफरात हुआ तो राजनीतिक भ्रष्टाचार विरोधी फिल्मों का निर्माता हो जाऊंगा। सिर पर चपत लगाई। पंडित राजदेव, ज्यादा न उड़ो भी, पहले प्रदेश सचिवली पद पालो, फिर डेमोक्रेसी पर आग मूतना। उसने निश्चय किया, हाँ तभी वह डेमोक्रेसी पर मूतेगा। ट्रेन छूटने न पाए, इस चक्कर में वह पौन घंटा पहले ही स्टेशन पर धमक गया था। वह मोती सिंह का इंतजार कर रहा था। उसकी व्यग्रता का आलम यह था कि वह 4 समोसे खा चुकने के बाद 5वीं बार चाय पी रहा था। उसने चाय का गिलास उठाया था कि किसी ने उसे आवाज दी। मुड़कर देखने के पहले वह झुंझलाया। 1 रुपये का चूना लगा चाय पिलाने में। आवाज देने वाला राजदेव का पत्रवाहक टुटपुजिया था। टुटपुजिया पास आया। आपके घर गया था, पर पता चला आप यहीं आ गए हैं। टुटपुजिया की आवाज में लहर थी और वह कांप रहा था। तो तुम गए नहीं वहाँ चिट्ठी लेकर? मैं गया था वहाँ और लौट भी आया। अभी इतनी जल्दी क्या थी लौटने की? कहा तो था कि परसों मिलना। बात ही कुछ ऐसी थी, तुरंत लौटना पड़ा। राजदेव मुंह बिराने लगा, फिर डांटकर कहा, क्या बात थी? टुटपुजिया हकलाने लगा। बात यह थी कि सावित्री माँ बन गई थी। वह अजीबोगरीब संतान थी। उसके मुंह से हमेशा चारों पहर सोते जागते लार बहती थी। वह लार से लिथरी संतान थी, जैसे उसके पेट में लार की टंकी हो। जब देखो तब लार बहती रहती। वह पीली और दुर्बल थी, चिचुकी हुई, बहुत बासी तरोई की तरह। उसमें जीवन के चिन्ह नहीं थे। जीवन गायब था, बस जीवन की परछाई जैसे धूप से गिर पड़ी हो। वह हंसती थी न रोती थी। हाँ, कोई हाथ में जीवन था, पर हाथों की गति असहज थी उसको। वह गोरी गोरी और पीली पीली थी। लगता मृत्यु के ढेर से सारा बलगम थूका है। सावित्री बगल में पड़ी रो रही थी। वह कहती, आज एक माँ का भाग्य फूट गया। उसके आंसू और संतान की लार मिलकर एक हो गए थे। आंसुओं का लार में विलयन हो गया था। लार ज्यादा थी, आंसू कम। आंसू दिखते नहीं, सब जगह लार ही लार। लोग बोले, ऐसी संतानें बचती नहीं। माँ के आंसुओं से प्यास बुझाने वाली औलादें ज्यादा दिन जीती नहीं। ये जल्दी से जल्दी मर जाने के लिए ही पैदा होती हैं। पर संतान मरी नहीं, वह तो ताज़ा दम हो रही थी, जैसे कि किसी मायावी का छल हो। संतान स्फूर्त और गतिमय हो रही थी, बहुत द्रुत रफ्तार से, जबकि माँ पीली पड़ती जा रही थी। अजीब तारतम्य था। एक की चेतना और दूसरे की मूर्छा में। ऐसा मालूम होता था संतान अदृश्य नली में माँ का बूंद बूंद रक्त पी रहा है। माँ निचुड़ रही है, कमजोर और अचेत होती जा रही है। संतान ताज़ा दम और ललछौ हो रही है। राजदेव को लोगों से घिरे मोती सिंह दिख गए। राजदेव ने चिल्लाकर और हाथ उठाकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया और टुटपुजिया से पूछा, तो तुमको हम यही समाचार लाने के लिए भेजे थे? टुटपुजिया की बुद्धि में नहीं आया कि जवाब में क्या बोले। वह आंख मुलमुलाते हुए राजदेव को देखने लगा। राजदेव की इच्छा हुई कि उसकी आंखें फोड़ दे, लेकिन वह चुपचाप ससुराल में उपस्थित स्थिति के बारे में सोचने लगा। तो मेरे लिए क्या आदेश है? टुटपुजिया ने प्रश्न किया। तुम वह हकलाने लगा। तुम फिर वहीं चले जाओ, तब तक रहो जब तक सब ठीक न हो जाए। कोई खास बात हो तो यहाँ और दिल्ली के पते पर तार कर देना फौरन। टुटपुजिया जा रहा था और ट्रेन आ रही थी। वह मोती सिंह की तरफ लपका। तो चल रहे हो ना? मोती सिंह मुंह में पान भरे थे। ट्रेन रुकी। राजदेव पागलों की तरह
एसी डिब्बे में घुसा। मोती सिंह इत्मीनान से। ट्रेन भाग रही थी। राजदेव के हाथ में मोती सिंह का दिया एक संतरा था। संतरे को पकड़े हुए वह विचारमग्न था। यदि बच्चा मर गया तो क्या? दूसरा पैदा कर लेंगे। बीवी मर गई तो क्या? दोनों मर गए तो? उसने निश्चय किया, यदि ऐसा हुआ तो अपने बायोडाटा में जोड़ेगा। पब्लिक की सेवा में, पार्टी की खिदमत में। गृहस्थी तबाह हो गई, परिवार उजड़ गया। इस संबंध में टुटपुजिया का तार मिला तो नत्थी कर देगा। उसने लंबी सांस छोड़ी और संतरा छिलने लगा। संतरे में बड़ा रस था। आज के लिए इतना ही। अखिलेश द्वारा लिखित नई कहानी की बायोडाटा आज हमने पढ़ी। आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम एक अगली नई कहानी को लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।